Hello friends, today we are discussing the fourth colligative property, which is osmotic pressure. The three colligative properties you can watch by click the I button above in this video. आज हम पढ़ेंगे चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है? परासरण दाब। तो पहले हम समझते हैं कि परासरण क्या होता है। ठीक है, परासरण दाब भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। चलिए देखते हैं परासरण क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन होती है, ऑस्मोसिस का मतलब है ये कि इस बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ये जो है जैविक प्रक्रिया है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो विलायक है, ठीक है, विलायक के कण अपनी निम्न सांद्रता से, विलायक के कण अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करते हैं, जिसे परासरण कहते हैं, नाउ व्हाट इज ऑस्मोसिस? Osmosis is the process in which the solvent particles migrate from lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane. SPM बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें विलायक होता है, ठीक है। विलायक जो है वो अपनी कम सांद्रता से, न्यून सांद्रता से, विलायक जो है सॉल्वेंट, वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से माइग्रेट करते हुए हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। हायर कंसंट्रेशन मीन्स उच्च सांद्रता की ओर गति करता है, लेकिन बीच में एक झिल्ली लगी हुई होती है और उस झिल्ली को अपन बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या मतलब है? ये नॉर्मली जो जंतु होते हैं, उन जंतुओं की जो कोशिका झिल्ली है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जंतुओं की कोशिका झिल्ली, एनिमल सेल मेम्ब्रेन, सेलोफेन, ठीक है, ये सब अर्धपारगम्य, चर्म पत्र, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं चर्म पत्र, सेलोफेन। तो ये अर्धपारगम्य का मतलब ये होता है कि इसमें से केवल विलायक के कण गुजर सकते हैं, विलय के कण इसमें से नहीं गुजर सकते। सॉल्यूट पार्टिकल्स माइग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सॉल्वेंट छोटे आकार के होते हैं, है ना। सॉल्वेंट पार्टिकल छोटे होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से पास हो जाते हैं। लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स, विलय के कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये विलय के कण बड़े होते हैं जो इस अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से नहीं गुजर पाते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल तो माइग्रेट, जो है सॉल्वेंट पार्टिकल तो माइग्रेट नहीं करेगा, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो तो माइग्रेट नहीं करेगा, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल इजीली माइग्रेट कर जाते हैं। इस प्रोसेस को अपन ऑस्मोसिस बोलते हैं। ध्यान रखना, ऑस्मोसिस अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ये तो सभी जो है नॉर्मल एनिमल्स के अंदर ये परासरण की क्रिया होती रहती है। अब ये एसपीएम जो है ना, ये आप एक और पॉइंट जरूर ध्यान रखना, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि केमिकल सिंथेटिक एक कोई अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम बताइए। तो ध्यान रखना कि कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6, इसे बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। ये कॉपर फेरोसाइनाइड एक सिंथेटिक या संश्लेषित सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, केमिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, रासायनिक सेमी परमेबल, ये सब बायोलॉजिकल है। कोशिका झिल्ली, एनिमल मेम्ब्रेन या सेलोफेन, ये सब बायोलॉजिकल है। और अगर केमिकल पूछ ले तो कॉपर फेरोसाइनाइड एक सिंथेटिक या जो है केमिकल एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। परासरण के कुछ एग्जाम्पल अपन नॉर्मल लाइफ में खूब देखने को मिलते हैं, जैसे कि अचार या मुरब्बा जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम उसे नमक में रखते हैं, है ना। तो नमक में रखने का कारण यही है, लवणीय जल में रखते हैं, जिससे कि परासरण की क्रिया में सारा जल बाहर आ जाता है और
खाना जो है अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है। मैं आपको सिंपल 2 एग्जाम्पल बताता हूं परासरण से रिलेटेड। जैसे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, ये आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स। अगर इस आरबीसी को अपन किस में रखते हैं, पानी में रखते हैं, तो पानी में रखने पर क्या होगा कि जो आरबीसी की जो झिल्ली है, ये झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगी और सारा वाटर जो है वो धीरे धीरे इस आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर आ जाएगा और आरबीसी के अंदर आएगा, जिससे ये आरबीसी जो है वो फूल जाएगी। ठीक है, इस परासरण को अपन बोलते हैं अंतः परासरण। अंतः परासरण मीन्स एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस, मतलब पानी का किसी कोशिका के अंदर आना एंडो ऑस्मोसिस होता है। ऐसे ही अगर इसी आरबीसी को अपन पानी में नहीं रखते हैं और इसकी जगह पे इस आरबीसी को अपन नमकीन जल में, लवणीय जल में, नमक के पानी में रख दें अगर, तो यह है लवणीय जल। लवणीय जल मीन्स सेलाइन वाटर। अगर नमक के पानी में रखेंगे तो आरबीसी में जितना भी वाटर होगा, पानी होगा, वो बाहर निकल जाएगा और बाहर निकलने का मतलब आरबीसी पिचक जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जिसे अपन बोलते हैं बाह्य परासरण। बाह्य परासरण मीन्स एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस यानी परासरण 2 प्रकार का होता है। एंडो ऑस्मोसिस, जैसे रात को छोले को या रात को जो है सोयाबीन को भिगो के रखते हैं तो सुबह तक सोयाबीन फूल जाते हैं क्योंकि उनमें पानी अंदर की तरफ जाता है, जिसे अंतः परासरण कहते हैं। तो ये अंतः परासरण का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो परासरण 2 तरह का होता है, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। ध्यान रखना, अभी अपन अपनी अणुसंख्यक गुणधर्म पर नहीं गए हैं। परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, दूसरी एक बात मैं आपको और बताऊं तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं विसरण और एक होती है जिसे बोलते हैं परासरण। एक अंतर मैं आपको दोनों में बताऊं तो वो आप ध्यान रखना कि परासरण जो है इसमें विलायक जो है वो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ माइग्रेट करता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है, जबकि विसरण के अंदर जो भी पदार्थ होता है वो पदार्थ अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब है विसरण। तो विसरण भी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ अपनी हाई कंसंट्रेशन से, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, जबकि परासरण में निम्न से उच्च सांद्रता की ओर जाता है। दूसरा अंतर यह है कि विसरण में कोई अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है, जबकि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है। तो ये 2 अंतर है परासरण में और विसरण में। अगर आपसे पूछ ले दोनों में अंतर क्या है तो ये बेसिक डिफरेंस होते हैं। विसरण क्या है? विसरण अपन सब जानते हैं, एक कमरे के अंदर अगर अपन अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है, या इत्र लगाने पर इत्र की जो स्मेल है, सुगंध है, वो पूरे रूम में या पूरे कमरे में या पूरे घर में फैल जाना, ये विसरण प्रक्रिया होती है जिसमें गैसों का विसरण सबसे ज्यादा होता है। गैसें सबसे ज्यादा तेजी से प्रसारित होती है, फैलती है। फैलने का ही दूसरा नाम है विसरण, जो गैसों में ज्यादा होता है। ठीक है, परासरण की क्रिया अपन द्रवों में ज्यादा पढ़ते हैं, तो ये द्रवों का गुण हो गया परासरण, जबकि गैसों का गुण हो गया विसरण। पानी के अंदर स्याही की एक बूंद डाल दो तो पूरा पानी धीरे धीरे नीला हो जाता है ना? क्यों? कारण क्या है? उसका कारण है विसरण। विसरण मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, जबकि परासरण का मतलब केवल विलायक के कण अपनी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं ताकि आपको आगे ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि परासरण होता कैसे है। तो यहां देखिए, डायरेक्शन बताता हूं मैं आपको ऑस्मोसिस की। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण की दिशा क्या है? दिशा में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। परासरण कैसे होता है, 3 बातें ध्यान, 2 बातें मैं आपको बता देता हूं, दोनों में से कोई भी याद रह जाएगी तो काम हो जाएगा। सबसे पहला, परासरण हमेशा होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, किसकी? विलायक की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। दूसरा, परासरण की दिशा हमेशा होती है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, डाइल्यूट से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा, जो मैं भी आगे बताऊंगा, वो है परासरण की दिशा हमेशा कैसी होती है?
विलायक से विलयन की ओर, ठीक है, विलायक से विलयन की ओर, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ये परासरण की डायरेक्शन होती है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं परासरण दाब क्या होता है। तो देखिए परासरण दाब क्या होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, विलायक से विलयन की ओर दिशा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परासरण दाब, ये एक पात्र है, इस पात्र में बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है और उसको दो भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। एक भाग के अंदर विलयन भरा हुआ है और दूसरे भाग में केवल शुद्ध विलायक सॉल्वेंट भरा हुआ है, ठीक है। और जिस भाग में विलयन भरा हुआ है उसके ऊपर एक घर्षण रहित पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है जो ऊपर नीचे जा सकता है दाब बढ़ने या घटने पर। अब होगा क्या, जैसे ही बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली अपन लगाएंगे परासरण की क्रिया स्टार्ट होगी और ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होती है, मैंने बताया आपको, विलायक से विलयन की ओर, मतलब इस सॉल्वेंट से, ये सॉल्वेंट इस चेंबर से होते हुए विलयन वाले चेंबर की ओर आएगा, ये होती है परासरण की दिशा, ठीक है। जैसे जैसे ये विलायक विलयन की ओर आएगा वैसे वैसे विलयन के अंदर यहां कंपार्टमेंट में वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, भाई आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो इस पिस्टन के ऊपर एक दाब लगेगा जिसे अपन बोलते हैं पी इंटरनल, आंतरिक दाब। इस पिस्टन पे एक दाब लगेगा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, दाब लगेगा तो पिस्टन ऊपर की ओर खिसकेगा, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अगर इस पिस्टन पे वापस बाहर से कोई दाब लगाएं अपन, ये है पी एक्सटर्नल, बाह्य दाब। अगर मैं ऊपर से ऐसे, है ना, ऊपर से अगर इस पिस्टन को वापस इस तरह से दबाऊंगा नीचे की तरफ, तो क्या होगा, जब इस पिस्टन को ऊपर से नीचे की तरफ दबाएंगे तो विलायक के कण विलयन की ओर आना धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे, क्योंकि ऊपर से दाब लग रहा है। फिर एक ऐसा दाब आएगा, बाह्य दाब एक ऐसा आएगा जिस पर ये विलायक विलयन की ओर आना बंद कर देगा। जब ये विलायक विलयन की ओर आना बंद कर देगा उस दाब को अपन क्या कहते हैं, परासरण दाब, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, पाई से। बात समझ में आ गई। तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, आप इस डायग्राम को देख के खुद डिफाइन करो। यानी परासरण दाब क्या है, परासरण दाब विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब है, परासरण दाब विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब है जो विलायक से विलयन की ओर होने वाले परासरण को रोक दे, है ना, विलायक से विलयन की ओर होने वाले परासरण को रोक दे, उस बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं, जो हमेशा किस पे लगाया जाता है, विलयन पर लगाया जाता है। इज दैट क्लियर। तो इस डायग्राम को देख के अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब क्या है। तो आप कह सकते हो कि वह बाह्य दाब, है ना, मैं यहां लिख रहा हूं परासरण दाब की एक परिभाषा सिंपल, वह बाह्य दाब जो विलयन पर लगाया जाता है, विलयन पर लगाया जाता है, विलायक से विलयन की ओर, विलायक से विलयन की ओर होने वाले परासरण को रोकने के लिए परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, एक्सटर्नल प्रेशर विच अप्लाई ऑन द सॉल्यूशन टू कंप्लीटली स्टॉप द osmosis process from the solvent to solution. The external pressure which apply on the solution to completely stop the osmosis phenomena from solvent to solution is called osmotic pressure. परासरण दाब कहलाता है, which is represent by पाई, इसे पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब एक और आगे की बात बताऊं मैं आपको, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वॉन्टहॉफ। वॉन्टहॉफ ने क्या बताया, वॉन्टहॉफ ने बताया कि जो तनु विलयन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है तनु विलयन, इस तनु विलयन में जो विलय के कण होते हैं, तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो विलय के कण होते हैं उनका बिहेवियर जस्ट लाइक गैस पार्टिकल इन आइडियल गैस। जो आदर्श गैस का मतलब क्या होता है, जिसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं, सही बात है। तनु विलयन में भी विलय की मात्रा क्या होती है, बहुत कम, यानी विलय के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो इसने ऐसा मान लिया कि
जो गैस में गैस के पार्टिकल्स होते हैं ठीक वैसा ही बिहेवियर तनु विलयन में विलय के कण करते हैं, यानी ये भी दूर दूर होते हैं। तो जो लॉ अपन गैसेस पर लगाते हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आओगाद्रो का नियम, और जो समीकरण बनाते हैं PV बराबर nRT फॉर द आइडियल गैस विच इज PV बराबर PV इक्वल्स टू nRT, वो इक्वेशन आप किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो? डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन पे भी लगा सकते हो। ये कह रहा है वोंटॉफ। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन पे इस इक्वेशन को लगाएंगे तो अपने पास एक इक्वेशन आएगी विच इज पाई वी इक्वल टू nRT। ठीक है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन है, पाई वी इक्वल टू nRT फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ध्यान रखना, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में वैसे भी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन के लिए आप इस समीकरण को अप्लाई कर सकते हो, पाई वी इक्वल्स टू nRT, जहां पे पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। ठीक है, और दाब है तो हम इसको किस में मेजर करेंगे? एटीएम में। ठीक है, वी यहाँ पे आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी विलयन है उसका आयतन हम लीटर में लेते हैं, तो ये लीटर में हो गया, वॉल्यूम इन लीटर L। ठीक है, N वी नो दैट N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या कितनी है? R गैस कांस्टेंट होता है, वैसे ही यहां पर भी वही गैस कांस्टेंट होगा, नाम गैस कांस्टेंट नहीं होगा, नाम केवल एक स्थिरांक होगा इसका, लेकिन इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के इक्वल होगी इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के इक्वल होगी 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, R गैस कांस्टेंट है और T यहां पर क्या है? T इज टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर हमको किस में पुट करना है? केल्विन स्केल में रखना है। बात समझ में आ गई? PV बराबर nRT, ये समीकरण आपको याद रखना है। और इस समीकरण को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, देखें और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप इस इक्वेशन में। वी नो दैट भाई पाई वी बराबर क्या है? nRT, तो पाई बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? n/v/RT। करेक्ट, n/v/RT लिख सकते हैं। n/v मीन्स मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन, C सांद्रता होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT। ये भी डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को ज्ञात करने की समीकरण है, पाई इक्वल टू CRT। कंप्लीट फॉर्मूला, जहां से आपको अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात करना है, वो कैसे करेंगे? तो देखें, पाई इक्वल टू, देखो पाई बराबर क्या होता है? n/v/RT, है ना, पाई इक्वल टू n/v/RT, यही होता है पाई। चलिए, n/v/RT। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, किसकी वैल्यू रखोगे? n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स बराबर क्या होता है? तो पाई बराबर मोल बराबर क्या होता है? पदार्थ का भार बटा अणुभार इंटू RT अपॉन V। ठीक है, भार बटा अणुभार इंटू RT अपॉन V, और V अगर मिलीलीटर में है, ml में है, तो ऊपर आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई विद 1000। ये होता है परासरण दाब ज्ञात करने का सूत्र। पाई बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल mw। कहां से आया ये? मोल्स। मोल्स बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। इस समीकरण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इस समीकरण से हम किसी भी जो है विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं, और अगर परासरण दाब ज्ञात है तो हम किसी भी अज्ञात विलय का क्या कर सकते हैं? अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अज्ञात विलय का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन एम होता है कि इससे हम अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे पहली कि जो आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि परासरण दाब जो है वो सबसे बेस्ट विधि है अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात करने की। ध्यान रखना, 4 विधियां बताइए ने, RLVP वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों में से ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी विधि है जो अज्ञात विलय के अणुभार को ज्ञात करने का बेस्ट मेथड है। क्यों?
कारण क्या है, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना इसको। अज्ञात विलय का अणुभार जब अपन ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्ञात करते हैं तो उसमें एक सबसे बेस्ट विधि होती है, वो है बर्कले एंड हार्टले। बर्कले एंड हार्टले विधि किस पर आधारित है? ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब पर आधारित एक विधि है जिससे अज्ञात विलय का अणुभार ज्ञात करते हैं। क्यों बेस्ट है? तो देखो, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब विधि अज्ञात विलय के अणुभार को ज्ञात करने की क्या है? श्रेष्ठ विधि है, श्रेष्ठ विधि है। It is the best method to determine the molecular mass of a known solute. Now, why it is the best method? क्यों है ये? तो पहली बात आप देखिए, ये किसी भी टेम्परेचर पे परासरण दाब, आप टी देखो यार, टी लिखा है ना, टी का मतलब क्या? टेम्परेचर। ये आप कोई भी ले सकते हो, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, एनीवन, 25 रूम टेम्परेचर 27 डिग्री, 25 डिग्री, किसी भी ताप पर परासरण दाब को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जबकि बाकी विधियों में आपको क्या करना पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक तक जाना पड़ेगा, एक निश्चित ताप पर ही आप उसको ज्ञात कर सकते हो। यहां ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात, यहां पे जो कंसंट्रेशन आ रही है, ये सी सांद्रता, आप देखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल बटा आयतन किसके बराबर होता है? मोल बटा आयतन किसके बराबर होता है? मोलरता के बराबर होता है। जबकि बाकी तीनों में आपने कौन सी सांद्रता काम में ली? मोललता काम में ली थी, है ना। बाकी तीनों में मोललता आई थी, देखें आप तीनों प्रॉपर्टीज को वापस से, तो उसमें आपको दिखेगा कि मोललता यूज में आ रही है, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन यूज में आ रही है, जबकि यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन यूज आ रही है, जो कि इजी है कैलकुलेट करने के लिए। तो परासरण दाब विधि श्रेष्ठ विधि क्यों है? तो आप कह सकते हैं क्योंकि परासरण दाब किसी भी, ठीक है, परासरण दाब किसी भी ताप पर ज्ञात किया जा सकता है। वी कैन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट एनी टेम्परेचर, ज्ञात किया जा सकता है, तथा सांद्रता मोलरता में होती है। एंड द कंसंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ द मोलैरिटी, सांद्रता जो है वो मोलरता में होती है, जो इजी है कैलकुलेट करने के लिए। तो इसलिए परासरण दाब विधि श्रेष्ठ है। एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, याद रह जाए तो अच्छी बात है। क्यों श्रेष्ठ है? जैसे अगर आप प्रोटीन का या आप एंजाइम का अगर आप अणुभार ज्ञात कर रहे हो, तो अपन जानते हैं कि भाई प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, उच्च अणुभार वाले जो प्रोटीन होते हैं वो उच्च ताप पर क्या होते हैं? विकृत हो जाते हैं, प्रोटीन खत्म हो जाता है। तो अणुभार ज्ञात ही नहीं होगा अगर आप क्वथनांक तक लेके आ गए प्रोटीन को, है ना। टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हाई कर दिया तो प्रोटीन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा प्रोटीन, तो अणुभार ज्ञात हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जिनका जो है हाई टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स जो है, जो अणु नष्ट हो जाते हैं, उनके अणुभार के लिए फिर ये विधि क्या हो गई? बेस्ट विधि हो गई, क्योंकि इसमें आप कोई भी टेम्परेचर यूज में ले सकते हो। समझ में आ गई? चलिए, तो ये तो था परासरण क्या होता है, परासरण दाब। मैं न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूंगा, बट इसके आगे अपन बढ़ते हैं। वापस से देखें प्रीवियस पॉइंट, फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से, ये डायग्राम देखो, है ना। इस डायग्राम से मैंने आपको बताया कि परासरण दाब क्या होता है। वह बाह्य दाब जो विलयन पर लगाया जाता है विलायक से विलयन की ओर होने वाले परासरण को रोकने के लिए। अब फर्ज करो कि परासरण रुक गया, ठीक है, आपने इतना दाब लगाया कि परासरण रुक गया, लेकिन अगर ये बाह्य दाब P एक्सटर्नल जो बाह्य दाब है, अगर ये दाब परासरण दाब से भी ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? इफ द P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पाई, मतलब अगर बाह्य दाब आप परासरण दाब से भी ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? परासरण की दिशा विपरीत हो जाएगी। अब परासरण कैसे होगा? परासरण विलयन से विलायक की ओर होने लगेगा। मतलब विलयन के अंदर जो विलायक है, विलयन किससे बना होता है? विलय और विलायक से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से। तो अगर परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया तो परासरण तो रुक गया, लेकिन उससे भी ज्यादा दाब लगाया तो अब जो विलयन में विलायक है वो विलायक विलयन से निकलकर इस वाले विलायक की ओर चला जाएगा।
मतलब परासरण की दिशा विपरीत हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट हो जाएगी। ऐसे परासरण को अपन बोलते हैं प्रतीप परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आरओ होता है ना, घरों में लगा होता है पानी को प्योर करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, ये वही है। आरओ टेक्निक यही इसी पर आधारित होती है। आरओ, मान लीजिए यहाँ पे गंदा पानी है, गंदा पानी मतलब विलयन है जिसमें अशुद्धियां मिली हुई है, और विलायक मतलब पानी है। जैसे ही परासरण दाब से ज्यादा दाब लगाओगे तो सारा जो शुद्ध जल होगा वो तो इधर आ जाएगा। परासरण दाब से ज्यादा दाब होने पर व्युत्क्रम परासरण होगा, और जिसमें जो प्योर वाटर है वो इधर आ गया, और जो अशुद्धियां हैं वो इसी पात्र में रह जाएगी। जैसे समुद्रीय जल है, समुद्रीय जल मतलब जिसमें नमक मिला हुआ है। अब नमकीन पानी है, उसमें से नमक को हटाना है, तो आप उस पर व्युत्क्रम परासरण लगा दो। ज्यादा प्रेशर लगाओगे, जितना भी प्योर वाटर होगा वो तो विलायक की तरफ आ जाएगा, शुद्ध जल की तरफ आ जाएगा इधर, और जो नमक होगा वो इसी पात्र में रह जाएगा। नमक का मतलब विलय, और विलय के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से नहीं गुजर सकते। तो व्युत्क्रम परासरण समझ में आया क्या होता है, परिभाषा क्या है? जब परासरण दाब का मान, जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से भी ज्यादा हो, व्हेन द पी एक्सटर्नल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द पाई, then the direction of osmosis is reverse. Then the direction of osmosis is reverse. It is from solution to solvent. This type of osmosis is called reverse osmosis. जब बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक होगा तो परासरण की दिशा विपरीत हो जाती है, जिसे व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पानी के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण या जल के विलवणीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। परासरण दाब की बात में है व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस है कि जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से, जब बाह्य दाब का मान परासरण दाब से अधिक होता है, परासरण दाब से अधिक होता है, तो परासरण की दिशा, तो परासरण की दिशा विपरीत, यानी कि सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, विलयन से विलायक, परासरण की दिशा विलयन से विलायक की ओर, विलयन से विलायक की ओर हो जाती है, जिसे व्युत्क्रम परासरण, जिसे व्युत्क्रम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। When the external pressure is greater than the osmotic pressure, then the direction of osmosis is reverse, which is called reverse osmosis. व्युत्क्रम परासरण, हिंदी बुक्स में कहीं कहीं इसको ये भी लिखा हुआ है प्रतीप परासरण, ठीक है। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस यानी प्रतीप परासरण भी कहते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या यूज है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज जो है वो किया जाता है जल के शुद्धिकरण में, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, तथा विलवणीकरण। विलवणीकरण मतलब लवण वाला जो जल है उसमें से लवण को हटाने में, डीसैलिनेशन इसको बोलते हैं अपन, डीसैलिनेशन में या प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? तो जब एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू पाई, मतलब जब ये घटना होगी कि PEXT इज इक्वल टू पाई, तब तो अपन उसे क्या कहेंगे? पाई को क्या कहेंगे? परासरण दाब। लेकिन व्हेन द P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पाई, तब हम उसे क्या कहेंगे? व्युत्क्रम या प्रतीप परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर हो गई बात? तो ये परिभाषाएं पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली, और कंपटीशन एग्जाम सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है ना। परासरण, व्युत्क्रम परासरण का क्या उपयोग है? जल के विलवणीकरण, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी इस टॉपिक में से सवाल पूछे जाते हैं। ऑस्मोसिस इज इंपॉर्टेंट। इस बार भी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें ऑस्मोसिस पे एक सवाल पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो परिभाषाएं मैं आपको बताऊं। एक होती है जिसे बोलते हैं समपरासरी विलयन। ये समपरासरी क्या होता है, अति परासरी क्या होता है और अल्प परासरी क्या होता है, फिर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना समपरासरी क्या होता है, ठीक है। समपरासरी इंग्लिश में भी याद रखना, समपरासरी विलयन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
समपरासरी विलयन। क्या परिभाषा हुई? नाम से ही पता चल रहा है, समपरासरी का मतलब वे दो विलयन जिनका परासरण दाब क्या हो? सेम हो। ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम। Osmotic pressure is same. When the two solution have the same osmotic pressure, then we called it isotonic solutions. अगर दो विलयन हैं जिनका परासरण दाब समान है, that means पाई 1 इक्वल टू पाई 2। अगर दो विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उन्हें हम समपरासरी कहते हैं। ठीक है, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। नाउ पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। तो पाई 1 इक्वल टू क्या हो गया? C1RT एंड पाई 2 इक्वल टू क्या हो गया? C2RT इफ द टेम्परेचर इज सेम। तो अपन यूं भी बोल सकते हैं कि पाई 1 इज C1RT, टेम्परेचर सेम है, एंड पाई 2 इज C2RT, टेम्परेचर सेम है। दैट RT कैंसिल आउट हो गया, तो वी नो दैट, तो वी कैन से दैट इफ द टू सॉल्यूशन हैव द सेम कंसंट्रेशन एट द सेम टेम्परेचर, दैट मीन्स अगर दो सॉल्यूशन, दो विलयन की सांद्रताएं अगर समान है, सांद्रताएं समान है कब? एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, ताप समान है, सेम टेम्परेचर पे अगर दो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन भी सेम है, सांद्रताएं भी समान है, तो उन्हें हम समपरासरी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। जो ह्यूमन ब्लड है, अपना जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। अपना जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड, वो 0.9% W/V NaCl के साथ क्या होता है? आइसोटोनिक होता है। ठीक है, आइसोटोनिक। तो ह्यूमन ब्लड इज आइसोटोनिक विथ 0.9% W/V ऑफ NaCl। मतलब अगर आपने NaCl का 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बना के रखा है और उसमें अगर आप RBC रखोगे तो RBC का कुछ भी नहीं होगा, न तो RBC पिचकेगी ना RBC फूलेगी। लेकिन अगर कंसंट्रेशन 0.9 तो 0.9% से ज्यादा है या 0.9% से कम है, तब सॉल्यूशन आइसोटोनिक समपरासरी नहीं होगा। तब RBC या तो फूल जाएगी या पिचक जाएगी, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गई? अगर दो विलयन है, एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन से ज्यादा है, तो जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा है उसे कहते हैं अति परासरी। जिसका परासरण दाब ज्यादा है उसे बोलते हैं अति परासरी विलयन। ठीक है, अति परासरी दैट मीन्स हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक अगर दो विलयन है जिसमें एक का परासरण दाब ज्यादा है दूसरे से, तो जिसका ज्यादा है उसे हाइपरटोनिक और जिसका कम है उसे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब हो गया अल्प परासरी। अल्प परासरी मीन्स हाइपोटोनिक। तो इफ द टू सॉल्यूशंस, one solution is greater in osmotic pressure than other, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे कहेंगे हाइपोटोनिक, जिसका ज्यादा है उसे हाइपरटोनिक कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखना, ये कंपटीशन लेवल पे पूछा हुआ भी है कि ह्यूमन ब्लड कितने % NaCl के साथ समपरासरी होता है? 0.9% NaCl के साथ समपरासरी होता है। इज दैट क्लियर? तो आज अपन ने एक फॉर्मूला जो पढ़ा है उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, बट उस फॉर्मूले को मैं एक बार वापस लिख रहा हूं ताकि आपको रिमाइंड रहे वो फॉर्मूला जो परासरण दाब पे पूछा जाता है। और वो फॉर्मूला क्या है? द पाई इक्वल्स टू, जो आपको यूज करना है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल mw इंटू RT अपॉन V। इफ द V इज इन ml देन मल्टीप्लाई विथ 1000। ठीक है, यहां से जो भी परासरण दाब आएगा वो किस में ज्ञात होगा? ATM में ज्ञात होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। यहाँ पे स्मॉल w विलय का भार है, स्मॉल mw विलय का अणुभार है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे किस प्रकार के कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन और बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नीट लेवल पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जेई लेवल पे जो पूछा हुआ है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। साथ में फर्स्ट ग्रेड वाले क्वेश्चंस और सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। आप इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ना और मेरे साथ इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना, तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा डेवलप होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।